हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 12th बाय गौरव सर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। लेक्चर नंबर 9 है केमिकल काइनेटिक्स का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, या कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बनते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन मैं आपको दोबारा से इसको बताऊँगा। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था क्या काइनेटिक थ्योरी या कोलिजन थ्योरी ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे किस बारे में कि कैसे कैसे जो केमिकल इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ कोलिजन। बाय द हेल्प ऑफ कोलिजन की मदद से वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो कोलिजन होते हैं, इन कोलिजन में कौन कौन से कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे और कौन कौन से कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिएक्शन टू अकर इज दैट द रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। दिस इज द बेसिस ऑफ द कोलिजन थ्योरी। तो पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा? कोलाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, और ए और बी जब तक आपस में एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे ये दोनों रिएक्टेंट, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो किसी भी दो रिएक्टेंट को आपस में या एक जैसे रिएक्टेंट को आपस में पहले क्या करना पड़ेगा? पहले कोलाइड करना पड़ेगा और उसके बाद जाके उसका प्रोडक्ट बनेगा। ये कहलाता है क्या? कोलिजन थ्योरी। अब दूसरी बात क्या आती है कि क्या सारे के सारे कोलिजन ही प्रोडक्ट बना देंगे? ऐसा नहीं है। सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट बना दें ये जरूरी नहीं है। तो द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस, अगर हम बात करें कितने कोलिजन हो रहे हैं, तो द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड जितने कोलिजन हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, वो कहलाती है उसकी क्या? वो कहलाती है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है बच्चों? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको हम जी या जीटा से सिंबलाइज करते हैं। इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि लगभग एक सेकंड के अंदर 10 टू दी पावर 25 से लेकर 10 टू दी पावर 28 तक नंबर ऑफ कोलिजन पॉसिबल है। इतने कोलिजन जनरली क्या है? केमिकल रिएक्शन के अंदर हो जाते हैं। ठीक है जी। अब सारे कोलिजन जैसे कि मैंने बताया वो प्रोडक्ट बनाने वाले नहीं है। तो कौन कौन से कोलिजन प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या? थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे, एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग द चेंज, द कोलिजन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट आर इफेक्टिव कोलिजन। उनके अंदर वो टक्कर में उतनी क्षमता, उतनी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बना सकें, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। द इफेक्टिव कोलिजन विच ब्रिंग द केमिकल चेंज आर फ्यू, बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू टोटल कोलिजन। द कोलिजन्स दैट डू नॉट फॉर्म अ प्रोडक्ट और इनइफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन, लेकिन जो कोलिजन कर रहे हैं वो कैसे कहलाते हैं? वो इफेक्टिव कोलिजन कहलाते हैं। तो दो बातें हमने बात करी अभी किस बारे में? हमने बात करी कि भैया एक तो कोलिजन होना जरूरी है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि दूसरा हमने ये पढ़ा कि कोलिजन जो होगा अगर वो इफेक्टिव नहीं होगा तो वो बेकार हो जाएगा, काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इतनी है। अगर ये दो बातें समझ में आती हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा कि भैया जब तक कोलिजन नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगी, और जब तक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कोलिजन को इफेक्टिव होने में दो फैक्टर्स आपका जो है वो रोल प्ले करते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें रोल प्ले करती हैं, और वो दो बातें कौन सी है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक है हमारे पास एनर्जी बैरियर और दूसरा है हमारे पास ओरिएंटेशन बैरियर। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो पहले एनर्जी बैरियर के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन मैं पहले ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास, चलिए मैं एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, और वो रिएक्शन है बिटवीन NO2 एंड NO2 के बीच में ही वो रिएक्शन हो रही है, और जिससे हमें कुछ नई चीज़ बनानी है। ठीक है, वो नई चीज़ हमें बनानी है तो ओरिएंटेशन, या चलिए मैं आपको कोई और एग्जांपल लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिएगा, मान लीजिए आपके पास क्या है? मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? चलो NO2 के साथ ही कर रहा है, और बना रहा है क्या? और बना रहा है, दैट इज़ वो दोनों मिलकर बना रहे हैं क्या? NO + CO2। ये एक हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है। अब मैं तुम्हें इस रिएक्शन में क्या करूंगा बच्चों? अब मैं तुम्हें इस रिएक्शन में रिएक्शन करवा के दिखाऊंगा डायग्रामेटिकली क्या क्या हो रहा है, और मुझे बताना कि कौन सा डायग्राम ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि रिएक्शन बढ़िया होने वाली है। देखिएगा ध्यान से।
पहला, दूसरा तरीका, और बच्चों तीसरा आता है हमारे पास ये वाला। तीसरा तरीका। अब आपके सामने डायग्रामेटिकली मैंने 3 अलग अलग तरीके दिखाए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आपस में कोलाइड करते हुए। तो मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा तरीका ऐसा है जिससे प्रोडक्ट बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब देखिए, तुम वैसे तो नहीं बता पाओगे कि सर हमें क्या पता अब किससे प्रोडक्ट बनेगा, हम कैसे बताएं, तो प्रैक्टिकली करके पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है, हकीकत में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ले रहा है। यानी कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड O था, इसने क्या करा, इसने N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O में से O को अपनी तरफ बुलाया और क्या बना दिया, और इसने बना दिया बच्चों इस तरीके से, इसने बना दिया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन ने नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को अपनी तरफ बुला लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को अपनी तरफ बुला लिया। यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन जब तक आपस में नहीं टकराएंगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कार्बन के सामने कौन होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन के सामने कौन होना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन। तीनों में से कौन सी कंडीशन है वो देखो और मुझे बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन के सामने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कौन सा पार्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन। कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। सो द फर्स्ट वन इज मोस्ट इफेक्टिव ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन है जब सही डायरेक्शन में सही जगह पर हिट करा जाए, सही डायरेक्शन में सही जगह पर हिट करा जाए तो कोलिजन के इफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोलिजन के इफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि हमने क्या समझा, अगर सही जगह पर सही टक्कर होगी तो ओल्ड बॉन्ड आराम से ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, द केमिकल रिएक्शन इज दैट इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म और बोथ कैन टेक प्लेस, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और तभी ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है इस तरीके से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास क्या, अब आता है हमारे पास दूसरा फैक्टर, जो कि वैसे तो पहला फैक्टर है पर हम अभी पढ़ रहे हैं उसको, दैट इज एनर्जी बैरियर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई हमारे पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेगा। अब मान लो मैं तुमसे ये कहता हूं कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है R जो एक रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है P। क्या तुम मुझे बता सकते हो नॉर्मल कंडीशन में किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट के पास या प्रोडक्ट के पास। नॉर्मल कंडीशन में किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट के पास या प्रोडक्ट के पास, रिएक्टेंट के पास। तभी तो प्रोडक्ट बनाएगा, तो फिर तो उसे प्रोडक्ट बना लेना चाहिए, फिर तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो प्रोडक्ट बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट के पास एनर्जी है, सिद्धार्थ के पास एनर्जी थी, मैंने एग्जांपल लिया था, पर उसे भी इतना तेज गुस्सा नहीं आया था। रिएक्टेंट के पास एनर्जी है पर वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और अगर वो बना रहा है बिना कुछ करे प्रोडक्ट बना रहा है तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है स्पॉन्टेनियस, जो कि नॉर्मली सिर्फ नेचर में मिलती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, बैठे बैठे पागल हो गया कोई, बैठे बैठे हाथ पैर चलाने लग गया, बैठे बैठे मारपीट करने लग गया, वही तो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। अपने आप ही रिएक्शन हो गई, वही तो स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। पर नहीं, भले ही रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, फिर भी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकता। इसको बच्चों हम समझते हैं किसकी मदद से, इसको हम समझते हैं ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे किसकी मदद से, ग्राफ की मदद से। आइए समझते हैं। ग्राफ मैं चेंज करता हूँ, ये थोड़ा सा ब्लर्ड है ग्राफ। जो ग्राफ आपके सामने है यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ग्राफ दो चीज़ों के बीच में बना हुआ है, एक रिएक्शन के बीच में, रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है, और एक एनर्जी के बीच में।
स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट था आर। शुरुआत में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है आर, जो सामने आपने ऊपर रिएक्टेंट लिखा हुआ है, जिस रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट बनाना है वो रिएक्टेंट है आर, वो हमारे सामने रखा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्टेंट आर जो हमारे सामने है बच्चों, इससे हमें प्रोडक्ट बनाना है पी, जो कि यहाँ है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रिएक्टेंट की एनर्जी को अगर मैं ई आर बोल दूं, रिएक्टेंट की एनर्जी को अगर मैं ई आर बोल दूं, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की एनर्जी हो जाएगी ई पी। ऑफ कोर्स साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ हम समझ सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं कि ई आर इज मोर देन ई पी। रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है प्रोडक्ट से, बावजूद इसके ये रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ये यहाँ से सीधा यहाँ प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, सीधा यूँ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी नहीं है, ये एनर्जी बराबर नहीं है। इसके पास एनर्जी ज़्यादा है पर ये काफ़ी नहीं है। अभी इसको उकसाना पड़ेगा, अभी इसको कम से कम इस लेवल पर लाना पड़ेगा। दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट स्टेट। यहाँ जब तक ये नहीं आएगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। तो इतनी एनर्जी इसके पास थी, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो कहलाती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। जैसे याद है आपने इलेक्ट्रॉन फोटोन जब पढ़ा था कि फोटोन किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पे पड़ता है तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको पढ़ने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती थी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। यहाँ पर भी कितनी चाहिए? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और थ्रेशहोल्ड एनर्जी में से इतनी उसके पास पहले से थी, बाकी बची हुई क्या, बाकी बची हुई थी ये वाली हमें बाहर से देनी पड़ी। जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमें बाहर से देना पड़ा, और ये कहलाता है बच्चों क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। सो द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर टू गेन दैट मिनिमम पोजीशन, उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा जहां से प्रोडक्ट बनने वाला है, वरना प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। दोबारा समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास एक रिएक्टेंट है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट ऑफ कोर्स जिसके पास पहले से ही एनर्जी ज़्यादा है, और प्रोडक्ट जब बनेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। रिएक्टेंट की एनर्जी को हमने नाम दिया ई आर, जो कि ज़्यादा है किससे? प्रोडक्ट की एनर्जी से। हमने बोला ई पी। ई आर इज ग्रेटर देन ई पी, ई आर इज ग्रेटर देन ई पी। इतनी बात हमें समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ये ई आर अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बन सके। तो हमें क्या करना था? हमें इसको यहाँ पहुँचाना था, ट्रांजिशन स्टेट पे पहुँचाना था। ट्रांजिशन स्टेट पे पहुँचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, जो टोटल एनर्जी रिक्वायर है, वो कहलाती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या कहलाती है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उसमें से ई आर गिवन है, और आपको बाकी कितनी देनी है? एक्टिवेशन एनर्जी आपको देनी है। सो दिस एनर्जी हियर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो मुझे बताएंगे थ्रेशहोल्ड एनर्जी किसके बराबर हो गई? थ्रेशहोल्ड एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया? थ्रेशहोल्ड एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ई ए प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यस, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों होंगी। तो आपने जो बाहर से एनर्जी सप्लाई करी वो क्या थी? वो थी एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक ये एनर्जी बैरियर, जब तक यहाँ तक वो नहीं पहुँचेगा, हमारा रिएक्टेंट इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। जब तक गुस्सा ज़्यादा नहीं आएगा, उस लिमिट तक गुस्सा नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये गुस्से वाली पोजीशन पर डिपेंड करता है। जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इंटरमीडिएट कौन सा बना, कार्बन कैटायन, कार्बन एनायन, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, याद होगा आप लोगों को। लेकिन गुस्सा आना यानी कि इंटरमीडिएट बनना बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट जब तक नहीं बनेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इंटरमीडिएट में जो स्टेबिलिटी है वो हम बाद में बात करेंगे। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर बाय द रिएक्टेंट, the minimum energy required by the reactant from outside is called activation energy, so that it can attain the threshold energy point and can convert into product. This threshold energy is the energy barrier. ये threshold energy क्या कहलाता है बच्चों? ये threshold energy energy barrier कहलाता है। अब बताओ भैया, ये बात समझ में आती है? ये क्या है बच्चों? ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है कि इतनी एनर्जी आपको चाहिए, जो क्या कहलाएगी? ये एनर्जी कहलाएगी क्या? ये एनर्जी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एनर्जी के बिना हमारा जो क्या कहते हैं, जो कंपाउंड है
वो बनना पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। तो कई बार A प्लस बी दिखा दिया, C प्लस डी दिखा दिया, कभी A और R और P से दिखा दिया, कभी इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिखा दिया। पहले वाला ग्राफ बनाया या नहीं, पहले वाला बना लो, ये वाला बना लो, कोई सा ग्राफ बना लो, दोनों ठीक है, कोई इशू नहीं आने का, दोनों ग्राफ आर ओके। ठीक है, पहले वाले ग्राफ में हमने क्या देखा, केवल एक ही रिएक्टेंट था, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, आर गिव्स पी। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा क्या है बच्चों, मुद्दा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बस ई ए क्या है। तो ई ए क्या हो गया, अगर ई ए का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो ई ए बराबर हो गया क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस ई आर। हम ये भी कह सकते हैं, सो दिस इज आवर फॉर्मूला। अच्छा, कभी कभार ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ये रिएक्शन तब है जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो में ग्राफ उल्टा हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ग्राफ उल्टा हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी होगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पर फिलहाल हमारा मकसद ग्राफ को कर्वी या स्ट्रेट बनाने का नहीं है, हमारा मकसद क्या है कि हमें ये जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ आ रही है इसको हमें समझना है, इसको हमें पढ़ना है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो हम दिक्कत में बात करेंगे, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कल हम पढ़ेंगे क्या, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है तब क्या होगा, तब ये ग्राफ ऐसे ही रहने वाला है या इसमें कोई चेंज आने वाला है, कल उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आगे बात करेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑन एनी केमिकल काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बच्चों।